नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। उनके पास भी खबरों के लिए चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम दोनों एक महत्वपूर्ण अपील आपसे कर रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए और खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क बनाए रखेंगे, पहने रखेंगे। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात तो मध्य प्रदेश से खबर। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि अध्यादेश वापस हो गया और चुनाव भी रद्द हो गए हैं, तो इसलिए ये याचिका खुद ब खुद निष्प्रभावी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब भी चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे और फिर चुनाव कराए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार ने भी ये जो याचिका है, इसमें केंद्र सरकार भी पार्टी थी और राज्य सरकार ने भी ये याचिका दायर की गई थी राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई और कहा गया, मामले की सुनवाई बंद कर दी और कहा गया कि चूंकि अध्यादेश सरकार ने वापस कर लिया, चुनाव भी रद्द हो गए और इसलिए ये याचिका खुद ब खुद निष्प्रभावी हो चुकी है। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है। सुशील जी देखिए पुनीत, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव या जो निकाय चुनाव के आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि अब फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चुनाव का जो अध्यादेश है उसको वापस ले लिया गया है और सब महत्वपूर्ण बात की जो चुनाव है वो निरस्त कर दिया गया है। लिहाजा जो याचिकाएं अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उन तमाम फिलहाल याचिका को विड्रॉ किया गया है। उस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जब भी भविष्य में अगर चुनाव की घोषणा की जाती है तो वहां पर राज्य चुनाव आयोग जो ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का जो प्रावधान है उसके आधार पर ही चुनाव करवाएगा। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक इस पूरे मामले में कोई नया अध्यादेश अगर जारी नहीं होता है तब तक तमाम जो सीटें हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश जारी किया था उन तमाम सीटों को फिलहाल जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र आरक्षण के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अभी भी सुनवाई की कुछ चीजें हैं जिसको लेकर 8 फरवरी की तारीख रखी गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो फिलहाल उस तमाम ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था उसमें तमाम जो याचिकाकर्ता है उन्होंने अपनी याचिका को वापस लिया है और सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ वकील है विवेक तनखा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि वहां पर फिलहाल चुनाव रद्द हो गए हैं। लिहाजा अब सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है और इसी आधार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जितनी भी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई बंद कर दी है जी। और ये ट्रिपल टेस्ट किस तरीके से किया जाना है, चुनाव आयोग को जो निर्देश दिए? जी देखिए, चुनाव आयोग को ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसमें ये फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा सेंसस को लेकर जो डेटा फिलहाल लिया जाता है उसमें तमाम राज्यों से भी ये चीजें पूछी जाती हैं कि उन राज्यों में फिलहाल ओबीसी की जो नई स्थिति है यानी कि नई सेंसस जो है उनमें कितनी जातियां जोड़ी गई हैं और जो कमीशन है वो इसको कंसीडर करेगा कि क्या नई जातियां जो राज्य क्लेम करेंगे उनमें नई जातियों को जोड़ा गया है, कुछ जातियों को हटाया जाएगा। तो कमीशन उन तमाम चीजों को कंसीडर करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट फिलहाल स्टेट को भेजेगा। उन्हीं आधार को ट्रिपल टेस्ट के दायरे में रखकर देखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी ये कहा है कि जब तक कमीशन इस पूरे मामले में कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं देता है तब तक सुप्रीम कोर्ट का पुराना जो आदेश है वो प्रभावी रहेगा। तो यानी कि अब ओबीसी के नए फिलहाल लिस्ट का हमें भी इंतजार करना होगा क्योंकि कमीशन इस पूरे मामले को कंसीडर करेगा और तमाम राज्यों में ओबीसी की नई जातियों को लेकर जो सेंसस या जो फिलहाल गणना की जाएगी केंद्र सरकार और राज्य के द्वारा, उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी। सुशील, एक चीज और कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के सेंसस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमको वक्त चाहिए, ओबीसी का की जनसंख्या कितनी है, इसको लेकर कुछ हुआ?
जी बिल्कुल, देखिए तमाम पहलुओं को लेकर ही कमीशन की बात कही गई है और केंद्र सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि जो नई सेंसस को लेकर ओबीसी की सूचियों की बात कही जा रही है उसमें अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, लिहाजा जब तक उन गड़बड़ियों को सुधारा नहीं जाएगा तब तक नए ओबीसी आरक्षण की सूची में लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जब तक कमीशन और नई ओबीसी श्रेणियों में नई जातियों को कंसीडर नहीं करेगा, जिसमें राज्य सरकार ने भी 6 महीने का समय मांगा था, उन तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। पुनीत, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए और विस्तार से इस खबर को बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक अभियान बीजेपी का शुरू होने जा रहा है और इसका आगाज कल से होने जा रहा है। 20 जनवरी तारीख मुकर्रर की गई थी और कल से इसका आगाज हो जाएगा, अभियान शुरू हो जाएगा और 10 दिनों का ये अभियान है। 65,000 बूथों तक कार्यकर्ता जाएंगे और 20 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो के उदयपुरा से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 20 जनवरी को ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में मौजूद रहेंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते लखनादौन में मौजूद रहेंगे, प्रहलाद पटेल तेंदुखेड़ा में मौजूद रहेंगे और बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा 21 जनवरी यानी इसके अगले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोनकच्छ जाएंगे और इस बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विधायक से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं ये बूथ विस्तारक कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और इसका हिस्सा बनने वाले हैं। इसके तहत 65,000 बूथों पर जाने का कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी मध्य प्रदेश ने एक संगठन ऐप बनाया है। इस ऐप में 20 जनवरी से बूथ विस्तारक जो ऐप संचालक हैं वो अपने अपने निर्धारित बूथों पर पहुंचेंगे। 10 घंटे एक बूथ पर रहकर वहां की बूथ समिति, बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और सदस्यों का पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति और की वोटर्स का पंजीकरण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी खजुराहो लोकसभा के राजनगर विधानसभा के तहत 171 नंबर के बूथ से इसका श्री गणेश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 21 जनवरी से इस अभियान के हिस्सेदार बनने वाले हैं। 21 जनवरी में सोनकच्छ विधानसभा में रहेंगे। माननीय प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी वो इछावर विधानसभा में इस अभियान में जुड़ेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी मुरैना, माननीय प्रहलाद जी जबेरा विधानसभा के तेंदुखेड़ा, माननीय फग्गन सिंह जी मंडला लोकसभा। इधर कमलनाथ ने, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और बीजेपी को निशाने पर लिया है और उन्होंने लिखा है कि शिवराज सरकार का शराब प्रेम फिर से उजागर हो गया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से नई आबकारी नीति को मंजूरी जो दी गई है, इसमें मध्य प्रदेश में अब शराब सस्ती होगी, ड्यूटी में कमी की गई है। तो उन्होंने, कमलनाथ ने लिखा है कि अब शराब सस्ती होगी, ड्यूटी में कमी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल तो महंगा हुआ है। जनता को करों में, टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है और सरकार ने अपनी प्राथमिकता क्या है ये भी बताने का काम इसके जरिए किया है, नई आबकारी नीति के जरिए। और इधर नई आबकारी नीति पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी विरोध किया है और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अनाज सस्ता होना चाहिए लेकिन अनाज महंगा है और शराब सस्ती हो रही है। यही बीजेपी की नीति है। अवैध शराब और उससे हो रही मौत को रोकने के लिए यह सस्ती शराब नीति बनाई गई है। इस नीति में शराबियों को सहूलियत दी गई है। इधर उमा भारती शराब बंदी करना चाहती हैं लेकिन शिवराज शराब को सस्ती करना चाहते हैं। अनाज सस्ता होना चाहिए लेकिन अनाज महंगा और शराब सस्ती, यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति। तो पूरे तरीके से ये शराब नीति जो है ये पूरे तरीके से शराब पीने वालों की सहूलियत के लिए हो सकती है लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। पता नहीं मंत्रिमंडल में कितने लोग शराब पीते नहीं पीते मुझे नहीं मालूम, और जिन लोगों ने नीति बनाई उनमें से कितने लोग शराब पीते नहीं पीते मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में शराबियों को सहूलियत दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने नई शराब नीति को लेकर सरकार को जबलपुर में तरुण भनोत ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब मन बना लिया है कि प्रदेश के घर घर में शराब बिक्री होगी और इसीलिए नई शराब नीति लागू की जाएगी।
तरुण भनोत ने कहा है कि बीजेपी सरकार को अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के उन बयानों को याद करना चाहिए जिन पर उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठाई थी। अब सरकार ने नई नीति बनाई है जिसके तहत प्रथम दृष्टया देखने पर यह लगता है कि सरकार इस चीज को प्रोत्साहित कर रही है कि घर घर शराब बिके, हर जगह शराब बिके, कोई ऐसी जगह ना बचे जहां शराब ना बिके, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे मार्केट हो, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हो, सब में शराब बेचने की नई नीति सरकार बनाकर लाई है। ये भी कर दिया है कि अगर एक आय तक आप इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हैं तो अपने घर में भी आप शराब का स्टॉक रख सकते हैं। इससे शराब को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती जी तो कह रही थी शराबबंदी की जाए, वो तो सड़क पर उतरने वाली हैं शराबबंदी को लेकर। तो क्या ये नीति बनाते समय सरकार ने उनसे चर्चा की है, उमा भारती जी की भी सहमति ली है? ऐसा ना हो कि एक विरोधाभास का पक्ष आने वाले समय में दिखे जिससे स्टेट का भी नुकसान हो, रेवेन्यू का भी नुकसान हो और जो सरकार की बनाई हुई नीति है इनको खुद वापस लेनी पड़े। और आबकारी नीति पर कांग्रेस में एक बार फिर से मतभेद नजर आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने क्या कहा सुनवाया हमने आपको, लेकिन नई आबकारी नीति के समर्थन में आ गए हैं कांग्रेस के ही नेता लक्ष्मण सिंह। कांग्रेस के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह ने नई आबकारी नीति का समर्थन कर दिया है और उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि आशा करते हैं कि ये और अधिक रोजगार उपलब्ध कराएगी। वर्षों से चल रहे कुछ लोगों का एकाधिकार इससे समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस नई आबकारी नीति का एक तरफ विरोध कर रही है और दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट सामने आया है। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मनोज, ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि एक तरफ नई आबकारी नीति सरकार जो लेकर आई है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस के ही विधायक हैं वो इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उमा भारती शराबबंदी को लेकर आंदोलन की बात एक बार फिर से कह चुकी हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में उमा भारती का जो स्टैंड है वो क्लियर है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए और इसको लेके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बयान भी दिए थे। लेकिन जिस तरीके से नई शराब नीति मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है उसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है। कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, उन्होंने लगातार बयान दिए हैं, ट्वीट करके इसका विरोध किया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसी खेमे के कांग्रेस के विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की तरफ से जो ट्वीट आया उससे लग रहा है कि वो इस शराब नीति के समर्थन में है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि रोजगार इससे मिल सकते हैं, ये उन्होंने उम्मीद की है। इसके अलावा जो अभी तक एकाधिकार इस शराब कारोबारियों का था वो खत्म होने का जो है वो काम होगा, इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने तंज कसा है कि मतभेद कांग्रेस के अंदर है, एक भाई विरोध करता है, एक भाई समर्थन करता है, तो कहीं ना कहीं इनकी सोच में खोट है। इस तरीके का अब आरोप जो है वो बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट को लेकर ये कहा है कि ये ट्वीट समर्थन को लेकर नहीं है, ये ट्वीट उनके विचार हैं। उन्होंने साफ तौर से ये नहीं कहा कि वो इस आबकारी नीति के समर्थन में। तो अब जमकर सियासत जो है इस पूरे मामले पर होने लगी है। मनोज, एक बात और कि हम उमा भारती का जब जिक्र आ रहा है तो जब ओबीसी के आरक्षण का मामला था तो तुरंत उमा भारती जो है वो मैदान में कूद गई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने सीएम से बात भी की है, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था। ये जब फैसला लिया गया, उमा भारती शराबबंदी का समर्थन करती हुई नजर आई है पहले से, अभी कोई ट्वीट आया क्या उनका इसको लेकर, पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल, अभी किसी तरीके का ट्वीट जो है वो नहीं आया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस आबकारी नीति को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये आबकारी नीति आत्मनिर्भर के तहत बनाई गई है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। और जिस तरीके से अवैध शराब को लेकर लगातार मामले बढ़े थे और
उन अवैध शराब की वजह से कई लोगों की जान भी गई थी, तो उस पर भी रोक लगाने में कामयाब ये नीति रहेगी, क्योंकि इस नीति में शराब को सस्ती करने की बात कही गई है। इस नीति के तहत शराब की दुकानों को और अधिक बढ़ाए जाने का बात की गई है। तो नीति को जरूर सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध लगातार कर रही है और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में शराबबंदी की पक्ष में जो है वो उमा भारती थी और उमा भारती ने इसको लेकर देखना होगा कि उमा भारती ने इसको लेकर आंदोलन की भी बात 2 बार वो कह चुकी हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा है कि उनसे मुलाकात कर बात को सुलझाया जाएगा, धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ प्रदेश कदम बढ़ाएगा। लेकिन कुछ और हो रहा है, अब देखना होगा कि इस पर क्या स्टैंड आता है बीजेपी के तमाम बड़े उन नेताओं का जो शराबबंदी का समर्थन कर रहे थे कि शराबबंदी होना चाहिए। चलिए कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। सुमित, ओवर टू यू। धन्यवाद पुनीत आपका। बात करेंगे गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह की, जिन्होंने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 7,500 केस सामने आए हैं और करीब 705 पुलिस जवान कोरोना की चपेट में हैं। और ये भी कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। क्या कुछ और कहा, ये आपको सुनाते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में रिकवरी दर 93.43 है, 93.43 है, जबकि संक्रमण दर हमारी 9.82 बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस का ये हिडन एजेंडा है, कैसे हिंदुओं को अपमानित करना, उनमें विभाजन करना, ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। भगवा आतंकवाद का शब्द कांग्रेस ने पैदा किया था और अभी अभी ताजा हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बांटा है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का ये छुपा हुआ एजेंडा है। देखिए, ये सपा हो या कांग्रेस हो, ये परिवारवादी पार्टियां थी, अब ये परिवार भी नहीं संभाल पा रही हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक उत्तर प्रदेश में ये सारे दल बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से फिर जीतेगी। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में यहां पर जुटी हुई हैं। बात करें कांग्रेस की, तो प्रदेश कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में यहां पर लगी हुई है। इसके मद्देनजर कांग्रेस अब सक्रिय कार्यकर्ताओं को तवज्जो देगी। पार्टी कार्यक्रमों पर पार्टी के नेता अब नजर रखेंगे। साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ सारी गतिविधियों की फोन के जरिए फीडबैक लेंगे। घर चलो घर घर चलो, ये पूरे मध्य प्रदेश में 2 फरवरी से आरंभ हो रहा है। 28 दिन में हमें टारगेट अचीव करना है। उन घरों में जाके पुराने मेंबर को भी फिर से रिन्यूअल करना, नए मेंबर बनाना है और अपनी बात उन घरों तक पहुंचाना है। और ये देखा जाएगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने और प्रभारी जो हमारे हैं, उन्होंने जो नाम डिसाइड करके दिए हैं कि इस सेक्टर का अध्यक्ष ये है, इस मंडलम का अध्यक्ष ये है, ये उसके मेंबर हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कमलनाथ जी के वहां से फोन जाएंगे। चलिए बात करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ की, जो छिंदवाड़ा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तामिया और हर्रे पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओलावृष्टि से खराब हुई किसानों की फसलों का जायजा लिया और आदिवासियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है और सभी को हर संभव मदद का आश्वासन यहां पर दिया है, मदद दिलाने का भरोसा यहां पर दिलाया। और पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सरकार की नई शराब नीति पर भी तंज कसा। सुनिए। गांव का दौरा नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से आज दौरा किया। विभिन्न गांव में मैं गया, चना होए, गेहूँ होए, कई जगह सब्जियां भी हैं। इसके सर्वे मैंने चेक किया किस प्रकार से सर्वे हो रहा है। अब बात असली है मुआवजे की। 2020 का मुआवजा से किसान भाग रहे हैं। ये मुआवजा शिवराज सिंह जी तो रोज घोषणा करते हैं, तो घोषणा करने में कोई परहेज नहीं है।
कुछ भी बुलवा लो उनसे। अब यहाँ की मैं जिम्मेदारी मेरी है, मेरा 40 साल से ज़्यादा संबंध है। ये सब बुजुर्ग गवाह हैं। ये क्या था यहाँ, हम जानते हैं। कोई सड़क नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, पानी नहीं था, मुझे याद है। इन बच्चों ने तो देखा नहीं वो समय, पर यहाँ की मुझे खुशी भी होती है। ये मेरे जो सब पुराने साथी हैं उनसे मिलकर अब मेरा प्रयास रहेगा कि भोपाल जाके उनका मुआवजा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूरी है। शहर शहर गांव गांव जाकर वैक्सीनेशन टीमें लोगों को टीका लगा रही हैं और इस दौरान कई बाधाएं भी आ रही हैं, लेकिन टीम पीछे नहीं हट रही। डिंडौरी में तो वैक्सीनेशन टीम ने अपना फर्ज निभाने के लिए मजदूरी तक की है। वैक्सीन है लगवाना, नहीं चलेगा बहाना। डोज से क्यों दूरी, ये कैसी मजबूरी। मिलकर फर्ज निभाएंगे, हर बाधा दूर हटाएंगे। इसी सोच, इसी इरादे के साथ मैदान में उतरे हैं कोरोना वॉरियर्स। मिशन वैक्सीनेशन की राह में आने वाली हर रुकावट, हर बाधा को पार कर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है वैक्सीनेशन टीम। लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा देने का प्रयास भरपूर, भले ही इसके लिए बनना पड़े मजदूर। ये तस्वीरें देखिए। डिंडौरी के बजाग विकासखंड के अंगई गांव में पहुंची टीम को वैक्सीनेशन के लिए मजदूरी तक करनी पड़ी। हंसिया लेकर खेत में धान तक काटना पड़ा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई लोग वैक्सीनेशन न कराने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आगे हर बहाना फेल है। अंगई गांव में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां ग्रामीणों ने धान की कटाई का हवाला देकर वैक्सीन का सेकंड डोज लेने से इनकार किया, लेकिन वैक्सीनेशन टीम में शामिल आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और खुद खेत में धान की कटाई कर वैक्सीनेशन में लगने वाले समय की भरपाई का ऑफर दिया और फसल काटने के लिए खेत में उतर गए। क्या है सर, हम लोग को वैक्सीन जैसे मिलता है, अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है सर गांव में, है ना, तो कोई हितग्राही हम लोग को गांव में मिलता नहीं है घरों में, तो हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए खेतों में जाते हैं सर। और उस समय हम लोग को हितग्राही कहते हैं कि अगर हम लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमारे धान की कटाई कौन करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये बोला कि हम उस समय हम लोग धान काट देते हैं, आप लोग वैक्सीन लगवा के 10 मिनट बैठ जाइए। इसलिए हम लोगों ने धान कटाई भी करते हैं सर, उनके बदले में उनको वैक्सीन लगाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं वैक्सीन लगा के। अभी जो है काम है, खेती बाड़ी का काम है, तो इस वजह से हितग्राही जो है घर में नहीं मिलते हैं, तो ये लोग खेतों में जा करके हितग्राहियों को समझाए, मोटिवेट किए, इसके बाद फिर खुद से फसल काटे हैं, तब वो जा करके वो हितग्राही भी अपने मर्जी से फिर लगवाए टीका। ग्रामीण ये ऑफर ठुकरा नहीं सके। इनकार करने पर ये टीम लौट सकती थी। अपना क्या जाता है, इस सोच के साथ खुद को तसल्ली दे सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने भी मानो ठान रखा था कि मुश्किलें भले ही कितनी हो, हार नहीं मानेंगे। जान बचाना फर्ज है, फिर मजदूर बनने में क्या हर्ज है। वैक्सीनेशन टीम को यूं खेत में काम करता देख अपनी नासमझी भी समझ में आई और ग्रामीण वैक्सीन लेने के लिए राजी हो गए, जिसके बाद इन्हें टीका लगाया गया। हम लोग खेत में घुसे ना सर, तो वो लोग आके हम लोग वहाँ पे क्या बोला फिर उन लोगों ने ठीक है लगा दीजिए करके। फिर जैसे ही उन्होंने 2 लोग लगवाए सर, उसके बाद फिर ना 3 लोगों ने कहा रहने दीजिए दीदी, हम लोग वैक्सीन भी लगवा ले रहे हैं और धान भी कटाई करवा लेंगे करके। ऐसे खुश हो गए थे सर हम लोगों को खेत में घुसते देखे उन्होंने। हाँ, हम लगवा लें काम करके, हम देख के हम लगवा लें टीका, हमारा टीका लगवा ले कहा। मिशन वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए कोरोना वॉरियर्स मैदान में हैं। इस दौरान लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषि कार्यों में लगे हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए टीम खुद घर जा रही है। जिले के समस्त ग्रामवासियों को जो कोविड टीकाकरण कराया जाना है, इसी उद्देश्य सेकेंड डोज के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने, उनको मोबिलाइज कराने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोग अपने कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में हमारी टीम सार के निर्देशन में, डीएमओ के निर्देशन में जो है उनके घर पहुंच करके सेवाएं दे रहे हैं। वो जहां मिल रहे हैं हम उन्हें सेवाएं प्रदान। देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे, इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। कोरोना से जंग में वैक्सीन है सबसे बड़ा हथियार, सबसे मजबूत कवच। ये बात समझना जरूरी है। जिनकी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई है,
उनसे हमारी है अपील, ना समझ ना बने, वैक्सीनेशन को ना नहीं कहें। डिंडौरी से न्यूज़ 18 के लिए विजय तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ अपना बुलेटिन में इतना ही।